हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट जुलाई 2025 के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं ये हमारी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले की सभी क्लासेस एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। अगर आप लोग चाहें तो उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। और ये जो क्लासेस हैं फ्रेंड्स, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अब ये क्वेश्चन पूछा है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी से, ठीक है। उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। अब उनके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें हैं ना, ये कौन सी स्टेज के अंदर बच्चों में आती हैं, ये आपसे पूछा है। यहाँ पर ये जो आप अभिविन्यास देख रहे हैं ये इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कौन से अभिविन्यास के अंदर आता है? पहला है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तीसरा है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, और चौथा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो क्या विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है समाज को सुरक्षित रखने की। और ऐसा अभिविन्यास सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको ऑप्शन में दिख रहा है, जो है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंड ये जो अभिविन्यास है फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं ओरिएंटेशन इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप थियोरी पढ़ रहे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा, ठीक है। एक हमारा प्री कन्वेंशनल आ जाता है, दूसरा हमारा कन्वेंशनल आता है, और तीसरा हमारा पोस्ट कन्वेंशनल आता है, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रहा कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था, उससे आगे के क्वेश्चन आज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि जो अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था आती है बच्चों के अंदर, उसमें इनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी कैरेक्टर जो है इस स्टेज में बच्चों में डेवलप होते हैं, ये पूछा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाओं की बात करी थी। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपको उनका सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि बहुत बार आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो सीक्वेंस को लर्न करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और आप में से जो स्टूडेंट्स चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा। तो ये जो आपकी ट्रिक है वो है ना SPCF। ये 4 स्टेज, 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। अब ये SPCF का फुल फॉर्म क्या है उसे भी जान लेते हैं। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर मतलब होता है संवेदीगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है मूर्त संक्रियात्मक, और फॉर्मल ऑपरेशनल होता है अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है। अब ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल आप देख रहे हैं, अमूर्त संक्रियात्मक, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाकर आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को हम 1 बाय 1 रीड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में बच्चा जो है सक्षम नहीं होता है अमूर्त संक्रियात्मक में। दूसरा है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना वो प्रारंभ करते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। एंड फोर्थ है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय विचार से आबद्ध हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, ये जो अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती है ना, ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट स्टेज है। और इस स्टेज में पियाजे कहते हैं कि बच्चों के अंदर निगमनात्मक तर्क, जिसे आप क्या कहते हैं,
हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये जो है इसी स्टेज में बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, अगर वो किसी भी चीज़ की खोज कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको, उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे उन्होंने आज कुछ सोचा, सडनली दूसरे दिन उन्होंने कुछ थियोरी दे दी, नहीं, स्टेप बाय स्टेप वो थियोरी तक पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से यही वाली जो गुण होते हैं ना, कैरेक्टर होते हैं, ये बच्चे के अंदर इसी स्टेज में आते हैं। और यहाँ पर बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, उन चीज़ों के लिए लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है जो चीज़ें बच्चे के सामने में अवेलेबल नहीं होती हैं। उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं अमूर्त चीज़ें, ठीक है। और जैसे आपने एक प्रॉब्लम दी बच्चे को, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने की वो कोशिश करता है। और ऐसा तभी होता है जब बच्चा एज में भी बड़ा होता है। और आप जानते हैं पियाजे एज को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड की स्टेज, तो इस स्टेज में डेवलपमेंट के बारे में पूछा है कि जो विकास है उसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा है कि अनियमित और असंबद्ध होता है। तीसरा है विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। एंड फोर्थ है कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो आपको बताना है चाइल्डहुड की स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन इसके अंदर आते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया है और आपने नोट्स में भी पढ़ा होगा। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म, क्योंकि ये एक बड़ा सा टर्म होता है। इसके अंदर परिमाणात्मक, गुणात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं, मात्रात्मक भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट ना आपका एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा फैक्टर है, और इसके अंदर एक वृद्धि आती है, यानी कि ग्रोथ आता है, जिसमें ह्यूमन की बॉडी डेवलप होती है। जैसे हाइट बढ़ना, वेट का बढ़ना, शेप का चेंज होना, ये सब आपका ग्रोथ के अंदर आता है। और ग्रोथ एक छोटा सा टर्म होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में सारे चेंजेस आते हैं, मात्रात्मक भी और परिमाणात्मक भी, यानी कि जिन्हें आप माप सकते हैं वो तो होता ही है, यानी कि वृद्धि तो विकास के अंदर आती ही है। साथ ही साथ इससे अदर जो परिवर्तन आते हैं ह्यूमन की बॉडी में या फिर उसकी लाइफ में भी आप कह सकते हैं, जैसे ह्यूमन का इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपका आप कह सकते हैं कि बिहेवियरल डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सभी प्रकार के डेवलपमेंट इसके अंदर आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि ये कह रहा है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनियमित और असंबद्ध होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके बारे में ये कहा जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये धीमी गति से होता है और इसे मापा नहीं जा सकता। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि ये लीनियर होता है, एकदम एक सीधी रेखा में होता है, नहीं, ये स्पाइरल होता है, ठीक है, और अनेक स्तर में होता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो सीधे एक लाइन में हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से सीटेट में पूछा हुआ है। एक बार सिंपली पूछा हुआ था कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर होता है या स्पाइरल होता है, तो हमेशा याद रखें ये लीनियर नहीं होता, बल्कि ये कैसा होता है, स्पाइरल होता है और बहुस्तरीय होता है, ठीक है। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स ZPD। जब मैंने आपको थियोरी की क्लासेस करवाई थी ना, वहाँ पर मैंने ये आपको समझाया भी था कि ये ZPD होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और ये जो टर्म है ये किसने दिया था, ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि ये जो ZPD होता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है, ये क्या है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि वह प्रक्रिया है जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से
बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि ये विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है कि ये क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। अब देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई काम है जो आपको करना नहीं आता है लेकिन आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अगर मुझे कोई हेल्प कर दे तो वही जो क्षेत्र होता है ना, वही जो दायरा होता है, जो जोन होता है, जिस जोन में आप ये सोचते हैं समझते हैं कि ये काम भले ही मुझे नहीं आता है लेकिन अगर मुझे कोई हेल्प देता है तो मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसी क्षेत्र को, उसी जोन को हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे एक सर्कल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कोई एक काम है, कोई एक वर्क है, ठीक है, वर्क जैसे आप समझ लीजिए आपको बाइक चलाना नहीं आता लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बाइक चलाऊं अगर मुझे कोई हेल्प कर दे तो। अब एक दायरा तो वो होता है जिस दायरे में आपको खुद से वो काम करना आता है, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से खुद से आप किसी काम को कर सकते हैं। जैसे आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप खुद से उसको कर सकते हैं, ठीक। एक काम होता है जो कि आपको आता ही नहीं है और आपको लगता है कि वो काम मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है, एक काम हो गया वो जो कि आप कभी नहीं कर सकते, नेवर। और एक बीच का दायरा वो होता है जिसमें आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर मुझे हेल्प मिल जाए कहीं से तो। जैसे बाइक चलाना, क्योंकि आपको साइकिल चलाना आता है, आपको बैलेंस बनाना आता है, अब आप बाइक भी चला सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प कर देता है तो, बाइक चलाना सिखा दे तो, है ना। तो यही वाला जो जोन होता है, जो क्षेत्र होता है जिसमें आप ये सोचते हैं समझते हैं, इसी को हम कहते हैं ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। आई होप इस टर्म को आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन से रिलेटेड है। पहला है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है ये जो बच्चे का मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि आप ये पहचान कर सकें कि कौन बच्चा फेल हो रहा है, कौन बच्चा पास हो रहा है, कौन अच्छे मार्क्स के साथ पास हो रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। शिक्षा शास्त्र मतलब होता है कि बच्चों को पढ़ाने की जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उन पर विचार करने के लिए एक टीचर को वो हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है कि बच्चों के अधिगम में ये सहायक है ही नहीं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और पहला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। एंड फोर्थ है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, जी नहीं, ये रुकावट उत्पन्न नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप एग्ज़ाम ले लेंगे या तो बच्चा पास होगा या तो फेल होगा, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता मूल्यांकन का। मूल्यांकन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि इससे टीचर को पता चलता है कि बच्चों को कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एज अ टीचर आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है टीचर को समझ में आती है इससे, और टीचर को अपने टीचिंग मेथड को विचारने में भी हेल्प करता है। जैसे किसी एक टीचिंग मेथड से आपने बच्चे को पढ़ा दिया, अब अगर बच्चे को उस मेथड से नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, तो इस चीज़ को समझने में भी मूल्यांकन क्या करता है, हेल्प करता है। दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क कर सकते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला आ ही जाता है, तो इसे ध्यान से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी से पूछा है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और ये क्वेश्चन में भी इन्होंने लिखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने ना बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे,
उन 8 प्रकार की बुद्धियों में से 4 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर दी हुई है। अब इनका सही मैच आपको करना है, सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा इनके अनुसार सही है कह रहा है। ओके, तो इसमें से ना 3 आपके रॉन्ग हैं, सिर्फ एक ही राइट है जिसको यहाँ मैच किया गया है। तो कौन सा राइट है ये पूछा है। देखिए कौन अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार कौन सा सही है पूछ रहा है। तो कौन सा सही है देखते हैं। पहला है भाषिक बुद्धि मूर्तिकार, दूसरा है शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, तीसरा है स्थानिक मनोवैज्ञानिक एंड फोर्थ है अंतरावैयक्तिक विक्रेता। तो कौन सा सही है। देखिए जिस व्यक्ति में भाषिक बुद्धि अच्छी होगी यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की पावर अच्छी होगी ना, वो व्यक्ति क्या बन सकता है, वो व्यक्ति बन सकता है, जैसे आपने नाम सुना होगा कुमार विश्वास का, है ना। वो बहुत अच्छी पोयम बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर भाषिक बुद्धि बहुत अच्छी है। कहाँ पर किस तरीके से कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक कवि होता है जिसकी भाषिक बुद्धि अच्छी होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है मूर्तिकार होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है थर्ड वाला, देखते हैं एक बार। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि जिसके अंदर अच्छी होगी यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, जैसे आप किसी इंसान को थोड़ा स्पेस दिखा रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हैं कि इस स्पेस में हम क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या फिर कोई स्टैचू आप दिखा रहे हैं इसको हम कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा ये वाली जो पावर होती है वो मनोवैज्ञानिक के अंदर नहीं होती है, ठीक है। और अंतरावैयक्तिक विक्रेता बिल्कुल भी नहीं। अंतरावैयक्तिक मतलब क्या होता है, इंट्रापर्सनल। जब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी पावर होती है जो सामने वाले को समझ सके, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके इमोशन को वो समझ सके और उसको कंट्रोल कर सके, उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल वाली स्किल, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति विक्रेता होते हैं, तो वो विक्रेता नहीं होते हैं, ठीक। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा एक ऑप्शन शारीरिक गति संवेदना, यानी कि जो व्यक्ति फिजिकली फिट होगा, ठीक है, जो स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से जानता है, वो व्यक्ति क्या बनेगा, वो व्यक्ति खिलाड़ी। सिंपल सी चीज़ है। तो बस यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है बताइए। नहीं होता है। चरणों की बात तो पियाजे करते हैं, जो हमने SPCF अभी ट्रिक भी पढ़ा था, है ना। तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। नेक्स्ट है कि स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ये जो स्कीमा वर्ड है ना, ये वाइगोत्स्की ने नहीं दिया था, ये भी जीन पियाजे ने दिया था, इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एब्सोल्युटली राइट। लेव वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, एक बार फिर से समझ लेंगे। SCL सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को महत्व देते हैं लेव वाइगोत्स्की। और ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में यानी कि ब्रेन के डेवलपमेंट में जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी हाँ, क्योंकि ये इन 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा को। बस, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऑप्शन में लिख दे समाज या लिख दे संस्कृति, तब भी लेव वाइगोत्स्की ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी बात नॉम चॉम्स्की करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, नॉम चॉम्स्की करते हैं, ना कि लेव वाइगोत्स्की। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि सभी बच्चों के अंदर एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, यानी कि एक LAD होता है, जिसकी हेल्प से वो भाषा को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं। तो ये कहते हैं नॉम चॉम्स्की, ना कि लेव वाइगोत्स्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा आप किसको कहेंगे, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। पहला है कि बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। जी नहीं। अध्यापक लचीला है, यानी कि फ्लेक्सिबल है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। थर्ड है कि अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। जी नहीं। देखिए, बाल केंद्रित कक्ष वो कक्षा होती है जहाँ पर सिर्फ पाठ्यपुस्तक या फिर सिर्फ टीचर सेंटर्ड नहीं होता, बल्कि यहाँ पर बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। जो भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर जो टीचर होता है वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि हर बच्चे को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो पढ़ाता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। कभी भी नहीं, वर्गीकृत करना मतलब होता है सेपरेट कर देना, बच्चे को क्लासिफाई कर देना। जैसे बहुत सारे टीचर्स करते हैं ना, 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाकर कह देते हैं कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चों को बोलते हैं ये बच्चे एकदम मूर्ख हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी को कहते हैं बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ के आधार पर वर्गीकृत कर देना, जो कि एकदम नेगेटिव होता है सीटेट में, हमेशा ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था लेव वाइगोत्स्की, SCL, याद है आपको? C फॉर कल्चर मैंने आपको बोला था। कल्चर मतलब होता है संस्कृति, और यहाँ पर उसी की बात हो रही है, सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है, जो कि हमारे संस्कृति से रिलेटेड है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? अभी हमने पढ़ा था लेव वाइगोत्स्की, सिंपल सा। तो आपके सामने में ही इस ट्रिक से 2 क्वेश्चन बन गए हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स है ना, मैंने नोट्स में भी मेंशन करी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने भी नोट्स परचेज किया है वो ट्रिक्स आप लोग अच्छे से याद कर लें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाकी बेंडूरा हैं और BF स्किनर हैं, जीन पियाजे हैं, ये इन चीज़ों को महत्व नहीं देते, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? जेंडर रूढ़िवादिता कम करना मतलब क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादिता मतलब होता है जो पुराने ज़माने की धारणाएं थी ना, कि लड़कियों को घर का काम करना है, लड़के बाहर जाकर पैसा कमाएंगे, ये वाली जो चीज़ें हैं इनको कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, दूसरा है कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, तीसरा है लिंगों के जैविक अंतरों को उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। देखिए यहाँ पर जो लिंग की बात हो रही है ना, ये जेंडर की बात हो रही है, मेल और फीमेल जेंडर जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना चाहते हैं, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव होते हुए चला आ रहा है बहुत लंबे टाइम से, उसको आप कम करना चाहते हैं और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पद्धति कौन सी हो सकती है? अब जैसे कि पहले ऑप्शन में कह रहा है एक ही लिंग के योग्यता समूह बना देना, ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कह रहा है? मेल के अलग समूह बना देना और फीमेल के अलग। ये तो फिर से जेंडर रूढ़िता वाली बात हो गई ना, जो कि हमको नहीं करनी है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है मिश्रित लिंग समूह बनाना। यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही मिक्स करके डाले जाएंगे, ठीक है। और यही क्या होता है, हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और विचार विमर्श के लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है उस ग्रुप में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो, उनमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा रहा। दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। बहुभाषीयता को इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से, हर बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो सेम नहीं हो सकती है ना, कुछ बच्चों की लैंग्वेज एक दूसरे से अलग भी होती है। ऑब्वियसली अगर एक बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट से आ रहा है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होगी, मदर टंग। अब वो इंग्लिश में ही बातचीत करेगा स्कूल में, और उसी स्कूल में 4 बच्चे आ रहे हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बच्चे हिंदी में जो है डिस्कशन करेंगे। तो एक क्लास में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। तो एज अ टीचर आपको बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए, ये आपसे पूछा है। क्या बहुभाषीयता एक समस्या है, या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दा है, या फिर ये एक गुण है और साधन है, या फिर ये एक रुकावट है? सबसे पहले ध्यान रखें, ये जो बहुभाषीयता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो 4 ऑप्शन में से 3 नेगेटिव चीज़ें जो आपको दिखेंगी उन्हें आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। बचेगी सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़, वो इसका आंसर होगा। इस तरीके से भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो जैसा कि ये कह रहा है एक समस्या है, हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ना ही ये कोई एक मुद्दा है,
ना ही ये रुकावट पैदा करता है। तो ये क्या है, ये एक गुण है और एक साधन है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। देखिए, नीरसता मतलब होता है बोरियत को दूर करना। कभी कभी बच्चे क्लास में बहुत बोर हो जाते हैं ना, तो उसको बोरियत को दूर करने के लिए आप कोई एक्टिविटी दे रहे हैं, या फिर वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की बात हो रही है। प्रतिभाशाली यानी कि जो जीनियस बच्चे होते हैं, जिनका IQ लेवल 120 प्लस या फिर 140 प्लस तक होता है। ठीक है, और सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। अगर आपने उन्हें खाली बिठा दिया तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने लगते हैं। तो वो बच्चे होते हैं क्रिएटिव बच्चे। ठीक है, तो उनकी आवश्यकताओं को अगर आप पूरा करना चाह रहे हैं तो उन्हें आप कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे, जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करना होगा। और नीरसता को दूर करने के लिए आप उनको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी रटना तो कभी भी सही नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं। ठीक, ये सब आप जानते ही हैं, क्योंकि मैंने आपको टैग वर्ड्स करवाए थे ना, वहाँ से आप लोग समझ गए हैं कि पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं और नेगेटिव क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है। पठन वैकल्य मतलब होता है फ्रेंड्स, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इट इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये एक क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार है। तो बस मैंने आपको समझा दिया, अब आप अपना आंसर खुद कर सकते हैं। पहला कह रहा है कि ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से आप उनकी पहचान करेंगे, या उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करेंगे, या उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानेंगे, या पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। देखिए, ये सब तो आपको करना ही नहीं है, स्वास्थ्य, संस्कृति और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करना नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पठन वैकल्य मतलब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो अब अगर आप ऐसे बच्चे की पहचान करना चाहते हैं जिसमें पठन वैकल्य है, रीडिंग डिसऑर्डर है, तो आप उस बच्चे की पढ़ने की कौशलता का विश्लेषण करेंगे, और पढ़ने के साथ साथ अगर आप चाहें तो लिखने की कौशलता का भी विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। आंशिक दृष्टि मतलब ऐसे बच्चे जो कम देख पाते हैं। ठीक है, एकदम ब्लाइंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कम देखने वाले बच्चों की बात हो रही है। तो इनके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं होगी। पहला है बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट। ये तो पॉजिटिव चीज़ है फ्रेंड्स। अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं देख पाता है तो आप उसको ऐसी पुस्तकों से पढ़ा सकते हैं जो पुस्तकें बोलती हैं, या फिर आप उनको स्पर्श सूचना पट यानी कि वो टच करके चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को कम दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसी बुक्स बच्चों को देंगे जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, ये भी ठीक है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये बेस्ट होता है ऐसे बच्चों के लिए जो कम देख पाते हैं, क्योंकि 3D मॉडल होते हैं, उन्हें वो टच भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आप बच्चे को ऐसी जो है कार्यशीट दे रहे हैं जिसमें बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है और बच्चा क्लियरली देख नहीं पाता है ना, तो इसीलिए ये बच्चे के लिए सही नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। समावेशी शिक्षा होता है फ्रेंड्स इनक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, जहाँ पर सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो इसके पीछे अंतर्निहित विचार क्या हैं। पहला है कि अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। दूसरा है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। जहाँ भी आपको दिखे बच्चों को पृथक किया जा रहा है, सीधे उसको आप एलिमिनेट कर दो। बच्चों को अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित कभी नहीं करना है। ठीक है, नामांकित करना और पृथक करना दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पर भेदभाव करना ही नहीं है।
तो अलग अलग अक्षमता की बात ही नहीं होगी, तो इसीलिए ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा एक ऑप्शन जो कि सेकंड है, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या होता है, सभी बच्चों को समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वहाँ पर आपको शेयर करी जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल इवनिंग में अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।